हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल यानी कि वृत्त का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि वृत्त एक्चुअल में होता क्या है। वृत्त उन बिंदुओं के समूह से बनता है जो एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने कोई फिक्स पॉइंट मान लिया ये वाला, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से मैंने अलग बहुत सारे पॉइंट बनाए जो इससे एक समान डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट है, इनके बीच की दूरी मान लो 2 मीटर है। तो इसी तरीके से 2 मीटर पे मैंने दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट बनाए। और ये कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट से इनके बीच की दूरी फिक्स ही रहेगी 2 मीटर, ठीक है। तो इनसे बनने वाले जितने भी पॉइंट होंगे ना, इन सभी पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो बनने वाली जो फिगर मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, सर्कल। जो कि देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। तो जो फिक्स पॉइंट होगा यहाँ पर, इसको हम कहेंगे केंद्र, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में मैंने आगे बताई है। इसके बाद आती है त्रिज्या। त्रिज्या जिसका दूसरा नाम अर्धव्यास भी होता है। अब व्यास क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझो कि त्रिज्या का दूसरा नाम अर्धव्यास भी होता है। किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को कहते हैं। जैसे कि ये केंद्र हो गया, और ये जो आउटलाइन होती है ना, ये आउटलाइन सभी पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या एक सर्कल में कितनी भी बना लो, चाहे इनफाइनाइट त्रिज्याएं बना लो, हमेशा आपस में बराबर ही रहेंगी। ये त्रिज्या बनाएंगे, अगर मान लो ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर ही रहेगी। ये भी कितनी रहेगी, 2 मीटर। इसमें इनफाइनाइट त्रिज्याएं बनाई जा सकती हैं और सबकी लंबाई क्या रहेंगी, बराबर ही रहेगी। क्लियर। इसके बाद आता है केंद्र। वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु यानी कि समान दूरी पर स्थित बिंदु। यानी कि मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए थे इस तरीके से, ठीक है। सर्कल के लिए बहुत सारे पॉइंट बनाए थे। इन सभी बिंदुओं से एक समान दूरी पर जो बिंदु स्थित होगा वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर इन सभी बिंदुओं से एक समान दूरी पर, यानी कि इस बिंदु से ये बिंदु 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से भी 2 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से भी 2 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से भी 2 मीटर की दूरी पर है। यानी एक ऐसा बिंदु जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से एक समान दूरी पर स्थित हो, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। क्लियर। ये केंद्र हो गया, ये हमारी त्रिज्या होगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा परिधि। परिधि वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई। जैसे कि ये आउटलाइन है, इस पूरी आउटलाइन को हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अब बात करते हैं जीवा की। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। जैसे कि ये हमारा वृत्त है, इसके किसी भी दो बिंदुओं को ले लिया जाए, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिला दिया तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं जीवा, जो कि मैंने इसमें बना रखा है। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दो, मान लो एक बिंदु ये, दूसरा ये, दोनों को मिला दिया, क्या कहलाएगी, जीवा। क्लियर। फिर आता है हमारा व्यास। एक वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने पर बना रेखाखंड जो केंद्र से गुजरता है, या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी, व्यास, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमारा केंद्र है। अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तो जीवा कहेंगे, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से भी गुजर जाए, अगर वो केंद्र से गुजर गई तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यास। व्यास होने के लिए केंद्र से गुजरना जरूरी है। ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ये भी व्यास होगा, ठीक है। जीवा में ऐसा ज़रूरी नहीं है, केंद्र यहाँ पर है, केंद्र से गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता। अगर नहीं गुजरता तब भी वो जीवा कहलाएगा। अब व्यास जो होता है ना, वो भी एक तरीके की जीवा ही होती है। और जो व्यास होता है ये सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। ये सबसे बड़ी जीवा, मान लो ये 2 मीटर है, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं ये बनाता हूँ, ये दूरी, ये सबसे बड़ी होगी। अगर ये 2 है तो डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही होगी। मान लो 5, 7, 10, 15 जो भी होगी, इससे ज़्यादा रहेगी। और इससे ज़्यादा और कोई दूसरी जीवा बन ही नहीं सकती। यानी मैक्सिमम लेवल की जीवा की लंबाई होती है। इससे बड़ी कोई जीवा एक वृत्त में नहीं बनाई जा सकती। क्लियर। तो एक तो होगी डेफिनेशन व्यास की ये,
दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरे। या फिर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से कि कोई भी दो बिंदु हैं उनके बीच की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी। अब अधिकतम दूरी ही व्यास ही बनेगी, क्यों और कोई तो बन नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो जीवा है, और जीवा जो होती है वो व्यास से हमेशा छोटी रहती है। अगर इन दो बिंदुओं को मिलाता हूँ तब भी ये व्यास से छोटी रहेगी, तब भी छोटी रहेगी, तब भी छोटी रहेगी। व्यास ही हर जीवा में सबसे बड़ा होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीवा के बारे में ही बात की जा रही है। क्लियर? जो कि बात ने यहाँ पे मेंशन किया है, व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। देखो ये है तो छोटे छोटे कीवर्ड, लेकिन कई सारे बच्चे जो होते हैं वो इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उनको इन कीवर्ड के बारे में पता ही नहीं होता कि व्यास क्या होती है, जीवा क्या होती है। उनको जीवा भी वही लगती है, व्यास भी वही लगते हैं, इन दोनों में अंतर ही नहीं पता। इसीलिए मैं ये सारे कीवर्ड पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। अब आता हमारा चाप। चाप यानी कि आर्क। वृत्त की परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। जैसे कि ये समझ लो कि हमारी कोई चूड़ी है, बैंगल, ठीक है। इस बैंगल के हमने नीचे गिर के तोड़ दिया, तो तोड़ने पर जो इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके टाइप में, तो इन टुकड़ों को हम कहते हैं चाप। तो ये एक परिधि है आउटलाइन को, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान लो ए बी। ये जो ए बी है इस वृत्त की क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी। अगर छोटी है तो उसे बोलेंगे लघु चाप, और अगर ये इतनी बड़ी है, नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी है, आधी से ज़्यादा बड़ी है, तो उसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। क्लियर? अब बात करते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है? किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया, दो त्रिज्याएं बनानी है, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, और तीसरा ये चाप, ठीक है। चाप और ये त्रिज्या, इनसे के बीच में बनने वाला क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होंगे। अगर केवल ये छोटा सा पार्ट है, इतना सा, तो लघु त्रिज्यखंड, और बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है तो इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और आप इसको इस तरीके से भी लर्न रख सकते हो कि ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है। जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस नहीं होता, सर्कुलर होता है, और उसका हम एक पीस निकाले खा लेते हैं, तो एक स्लाइस जो होगा वो कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। बाकी के बचे हुए जितने भी पार्ट होंगे उन सभी को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्लियर है? दोनों ही त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है। ठीक, अगला आता है वृत्तखंड। एक वृत्त के एक क्षेत्र जो वृत्त की जीवा और एक चाप से घिरा होता है। एक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है। सबसे पहले देखो, ये हमारे वृत्त है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। अब जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक बड़े वाला टुकड़ा और एक छोटे वाला टुकड़ा। तो ये जो छोटे वाला टुकड़ा होगा नीचे वाले, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। यानी कि ये तो रही चाप और ये रही जीवा, इनके बीच में बनने वाला क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाएगा। वहीं पर जो बड़ा ब्लैंक पार्ट है, वाइट वाला पोर्शन है, इसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड, छोटा है तो लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त की। वृत्त के व्यास तथा व्यास के अंतः बिंदुओं से बने चाप के मध्य का क्षेत्र अर्धवृत्त होता है। देखो ध्यान से देखना, एक वृत्त का व्यास, जैसे पहले मैंने एक वृत्त बना लिया, अब उसके अंदर व्यास बनाया। व्यास किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से गुजरती हुई व्यास कहलाती है। ठीक है, एक व्यास होता है, वृत्त को हमेशा दो समान भागों में बांटता है, तो नीचे वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा, ऊपर वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त कहलाएगा। जो इसके अंत बिंदु है, किसके? व्यास के, ये अंत बिंदु और ये बनने वाला चाप, इनके बीच का जो क्षेत्र कहलाएगा, ये हमारा कौन कहलाएगा? अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है और दूसरा वाला हिस्सा भी क्या होगा? अर्धवृत्त ही होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। और केंद्र से जाने वाली रेखा वो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, लेकिन पूरी स्ट्रेट लाइन कर दी जाए तो ये क्या कहलाएगा?
व्यास कहलाएगा। ठीक, तो देखो ये तो थे बहुत छोटे छोटे कीवर्ड जो हम क्वेश्चन करते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। कभी अर्धवृत्त आएगा, कभी वृत्तखंड, कभी जीवा, इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, तो इनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, कोई भी एक बिंदु ले लिया, मान लो ए। इस एक बिंदु से जाने वाली कोई रेखा, इस रेखा को हम कहेंगे स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करके जाती है उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, जैसे कि एक वृत्त है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करके जा रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बनेगी, वृत्त के किसी भी बिंदु को प्रतिच्छेद करके जा सकती है। जैसे यहाँ से ये लाइन जो ड्रॉ की गई है, ये स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा, ये बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया, और ये इस रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्लियर? अब आती है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जैसे कि एक बिंदु है, इससे केवल हम एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना सकते। अब कोई बोले भैया मैं तो ऐसे बना दूंगा, ठीक है, अगर वो ऐसे करेगा तो डेफिनेटली वो सर्कल के अंदर से लाइन जाएगी। जैसे देखो ये सर्कल के अंदर चलेगी, अंदर नहीं जानी चाहिए, केवल एक पॉइंट पे ही टच करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे टच करके चलेगी, दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ टच करके जाएगी, देखो ये यहाँ पे टच कर रही है, दूसरी वाली लाइन यहाँ टच कर रही है। इस तरीके से इनमें गैप तो ज़रूर ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट से दो लाइनों को ड्रॉ कर दे। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट जो ड्रॉ किया जाएगा वो यहाँ से टच करिए, हल्का सा ही फ़र्क आएगा। इसको बिल्कुल जूम करके देखेंगे ना तब हमें एहसास होगा। अभी दिखने में तो हमें ऐसा लगता है कि एक जैसे एक पॉइंट ही है, क्योंकि लाइन की जो पेन की जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी भी एक मोटाई है, और पॉइंट जो होता है केवल इतना सा होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। फिर आता है स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। देखो जैसे मैंने बहुत सारी बना के दिखाई है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से जाने वाली लाइन ये होगी, दूसरा पॉइंट ये लाइन होगी, ये पॉइंट L5, यहाँ से जाने वाली लाइन L6, इस पॉइंट से जाने वाली लाइन L1, L2। यानी इसमें देखो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर पॉइंट इनफाइनाइट है तो उस पर बनने वाली जो टेंजेंट होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी, वो भी इनफाइनाइट ही होगी। एक बिंदु से तो एक ही जाएंगी, लेकिन सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंटों से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसीलिए किसी वृत्त पे असंख्य स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। क्लियर? फिर अगला पॉइंट आता हमारा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि ये बिंदु है ए, ये सर्कल के अंदर तो नहीं, बाहर है। अब इस बिंदु से मैं अगर इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं बनाता हूँ तो एक बना दी, क्योंकि एक पॉइंट को टच करके गई, दूसरी यहाँ से बना दी, तो केवल दो ही बनाई जा सकती है, तीसरी स्पर्श रेखा नहीं बनाई जा सकती। क्लियर है? बाह्य बिंदु से सर्कल को टच करती हुई, देखो जैसे ये केवल टच करती हुई लाइन पार चली जाएगी। अब कई लोग ये सोचेंगे कि देखो भाई ये पॉइंट है, इससे बना दी एक इससे बना दी, ठीक है, यहाँ टच कर गई, यहाँ टच कर गई, इस तरीके से दो बिंदु तो ये हो गए ए और बी। तीसरा बिंदु एक काम करो आप ऐसे बना दो, ऐसे देखो यहाँ टच कर गई। अरे नहीं, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जाने वाली रेखाएं हैं, रेखाएं, और रेखा हमेशा क्या होती है? बढ़ती रहती है, कभी वो रुकती नहीं है। अगर मैंने इसको बढ़ाया तो सर्कल को पार करके चलेगी, तो स्पर्श रेखा तो कहलाएगी नहीं। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु को टच करती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये फ़र्क है। तो यहाँ एक बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं ही बनाई जा सकती हैं, दो से ज़्यादा नहीं बनाई जा सकती। एक बिंदु से कह रहा हूँ बाहर की, वैसे तो चाहे जितने मर्जी बना लो, 1 2 3 4 ऐसे करके, वैसे तो बहुत सारी बना लो, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही बिंदु से केवल एक रेखा बनेगी और दूसरी ये बनेगी, केवल दो ही बनेगी। क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को नोट कर लें।
इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि वृत्त के अंतर्भाग के किसी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे कि देखो, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर स्थित कोई एक बिंदु है लाइक ए, ये हमारा केंद्र है। अगर मैं इस ए बिंदु से कोई रेखा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जा रही है, एक और दो। और स्पर्श रेखा की जो कंडीशन है वो क्या है, वो वृत्त के केवल एक बिंदु से ही प्रतिच्छेद करके जाएगी, जबकि यहाँ तो दो पे करी गई, ठीक है। इसीलिए वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु से कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की डेफिनेशन को फिर गलत कर दिया जाता है। इसके अंदर स्पर्श रेखा की जो कंडीशन है वो क्या है, केवल एक बिंदु से प्रतिच्छेद करेगी, जबकि ये दो बिंदुओं को, यहाँ पर देखो, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद कर गई, इसीलिए इसे स्पर्श रेखा हम नहीं कह सकते। क्लियर। इसके बाद बारी आती है हमारी छेदक रेखा की, कि छेदक रेखा क्या होती है। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को दो अभिन्न यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह छेदक रेखा कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है ना, एक्चुअल में ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा की डेफिनेशन है कि ये वृत्त है, कोई बिंदु बिंदु ले लो, ये दो बिंदु, इन दो बिंदुओं को पास करके जाने वाली जो रेखा होगी इसे हम कहेंगे छेदक रेखा, जो वृत्त के कम से कम दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद तो करेगी ही करेगी। ये दो बिंदु प्रतिच्छेद कर दिया तो ये कहलाएगी हमारी छेदक रेखा। क्लियर। देखो मैंने अलग अलग यहाँ पे बना के भी दिखाए हैं। ये केंद्र O है, ये पी क्यू छेदक रेखा, यहाँ पर ये दो बिंदु हो गए, यहाँ पर ये दो बिंदु हो गए। क्लियर। तो छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर समझ में आ गया होगा। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हुई जाती है और छेदक रेखा दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद करती हुई जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बोला है वृत्त की किसी छेदक रेखा के समांतर केवल दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। जैसे कि ये सर्कल लिया, मैंने एक छेदक रेखा बना दी यहाँ पे जो इन दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद कर रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके समांतर स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहता हूँ, और स्पर्श रेखा की क्या कंडीशन है, केवल एक बिंदु से प्रतिच्छेद करेगी वृत्त के। तो यहाँ पर मैंने एक बिंदु से प्रतिच्छेद करने वाले बना ली, एक बिंदु से प्रतिच्छेद करने वाले बना ली, तो केवल दो रेखाएं ही मैं स्पर्श रेखाएं बना सकता हूँ जो इस रेखा के क्या होगी, समांतर होंगी। अब समांतर क्या होती है, कोई भी दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहे, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। और आप इनको इनफाइनाइट तक कितना ही बढ़ा लो, ठीक है, कितना ही बढ़ा लो, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ये नहीं करती है। तो इन रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखा। और यहाँ पर बात की जा रही है कि छेदक रेखा के समांतर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो रेखाएं तो और भी खींची जा सकती हैं, जैसे कि ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, बट ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा की। तो एक छेदक रेखा के केवल दो रेखाएं ही समांतर ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है, ये छेदक रेखा होगी, ये स्पर्श रेखा जो इस बिंदु से प्रतिच्छेद कर रही है, ये स्पर्श रेखा जो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तीनों आपस में क्या है, समांतर है। इसी तरीके से ये तीनों आपस में क्या है, समांतर है। ये छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अगला टॉपिक हमारा कि केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींचा गया लंब परपेंडिकुलर जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक्चुअल में प्रमेय है 10.3 जो कि कक्षा 9 की है। इसका इस्तेमाल हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चनों के अंदर किया जाएगा, इसीलिए हमें इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। कि उदाहरण के तौर पे देखिए, ये मैंने एक वृत्त बनाया, ये केंद्र है, और ये हमारी जीवा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये केंद्र है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि केंद्र से इस जीवा पर मैंने एक लंब बना दिया, ठीक है। तो ये जो लंब बना है ये इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, जिसको हम पिछली क्लास कक्षा 9 के अंदर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में दोनों बराबर रहेंगे, AC बराबर BC। क्लियर। और यहाँ पर मैंने P ले रखा है। परपेंडिकुलर अगर आपको गिवन मिले या बाय कंस्ट्रक्शन करते हैं
तो उससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ए पी बराबर क्या होगा बी पी के। ये अगर आपको गिवन हो तो आप इस तरीके से इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। क्लियर। फिर अगला टॉपिक आता हमारा, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अगर अब आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, इसी का जस्ट उल्टा 10.4 थ्योरम है, ये ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स है। इसमें ये बोला गया है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पे से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, जिसका नाम क्या है P। ये लाइन जीवा AB को दो भागों में बांट देती है, AP बराबर BP, दोनों इससे आपस में क्या है बराबर है। तो इस रेखा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी OP परपेंडिकुलर होगा AB पे। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ लिखी। अगर हमें गिवन दे दे कि AP बराबर BP है तो OP इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन AB, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा, ये दिया हो तो ये रिजल्ट हम उसका लिख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा, जो हमारी इसी बुक की थ्योरम है 10.1, जिसमें ये बताया गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, किसी एक बिंदु से, ये मान लो ये हमारा क्या स्पर्श बिंदु है, इस पर हम कोई त्रिज्या बनाते हैं, तो ये जो त्रिज्या होगी ना इस स्पर्श रेखा पर हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी कि 90 डिग्री का। इसको ए बी दे दूँ, इसको सी दे दूँ, तो ओ सी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। यही बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है कि ये हमारे वृत्त है, ये हमारी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या केंद्र से जाने वाली रेखा। तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। हमें गिवन क्या होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा ए पी स्पर्श रेखा है जो वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु है, ओ पी त्रिज्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। ओ पी ए ओ पी बी दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमें कक्षा 10 के अंदर प्रमेय 10.1 में बताया गया। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में कहा क्या जाता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब अगली थ्योरम हमारी क्लास 10 की 10.2 थ्योरम, जिसमें बताया गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। जैसे कि बाह्य बिंदु हो गया, इससे मैंने पहली स्पर्श रेखा बनाई, दूसरी बनाई, तो जो इनकी लेंथ होगी पी आर और पी क्यू, इन दोनों की लंबाई हमेशा आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। अगर हम एक क्वेश्चन में गिवन हो कि बाह्य बिंदु पी से कोई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं बनाई हैं पी क्यू और पी आर, तो हम कह सकते हैं प्रमेय 10.2 के अनुसार दोनों की लंबाई आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। क्लियर। अब अगला जो पॉइंट है वो हमारा वो इसी थ्योरम पे बेस है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचकर और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है और स्पर्श बिंदुओं पर बने कोण बराबर होते हैं। यानी कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया जैसे कि ये बाह्य बिंदु है, इससे पहले स्पर्श रेखाएं बनाई, दूसरी बनाई, तो जो ये हमारे स्पर्श बिंदु थे इन दोनों को मिला दिया, ऊपर मैंने मिलाया नहीं था, नीचे मिला दिया। अब मिलाने से जो हमें ये त्रिभुज मिला ए पी क्यू, ये त्रिभुज एक्चुअल में समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समान हो, इसकी दो भुजाएं समान है, और साथ ही साथ इनकी जो ये बनने वाले कोण होंगे, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। ए क्यू के सामने है एंगल पी और ए पी के सामने है एंगल क्यू, तो ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो, जिसके अंदर ए पी और ए क्यू ये भी बराबर होंगे। एंगल ए पी क्यू और एंगल ए क्यू पी, ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक आता हमारा कि दो सकेंद्रीय वृत्तों। अब सकेंद्रीय वृत्त किन्हें कहते हैं, कोई दो सर्कल
जिनका केंद्र एक ही हो। एक केंद्र को लेकर बनाए गए दो वृत्त सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। में यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो जीवा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होगी। देखो, इसको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र कौन है, ओ है। इसी तरीके से एक वृत्त और बनाया, इसका केंद्र भी कौन है, और है। अब हमारे पास दो वृत्त हैं, पहले वाले को C1 मान लिया, दूसरे वाले को C2 मान लिया। अब यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करी, ठीक है। मान लो इसका नाम A है, ये P है और ये B है, ठीक। अब ये जो स्पर्श बिंदु होता है ना, बड़े वाले जो वृत्त की वो तो जीवा है, बट छोटे वाले वृत्त की ये स्पर्श रेखा है। क्योंकि इस छोटे वाली जो C1 सर्कल है इसको P बिंदु पे स्पर्श कर रही है, इसीलिए इसकी दो होगी स्पर्श रेखा। और C2 की देखी जाए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो C2 की तो ये जीवा है, ठीक, कौन, AB। और C1 की कौन है, ये स्पर्श रेखा, कौन है, AB। मैंने आपको पीछे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई वृत्त है, 10.1 थ्योरम में बताया था, केंद्र से ड्रॉ की गई जो लाइन होती है स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, लंब बनाती है। तो ये जो त्रिज्या होगी इस पर क्या बनाएगी, लंब बनाएगी। और मैंने अभी अभी आपको एक थ्योरम और बताई थी कि केंद्र से जीवा पर अगर हमारा कोई लंब बनता है तो उसको क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर तो मैंने इसके ऊपर स्पर्श रेखा थी इसलिए लंब बनेगा, लेकिन C2 की तो क्या है, ये जीवा ना, तो इस वजह से दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे दो थ्योरम एक साथ अप्लाई हो रही है। स्पर्श रेखा ये हमारी 10.1 थ्योरम थी जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ी है, और ये जो थ्योरम है हमारी 10.3 थी जो कि क्लास 9 के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इन दोनों थ्योरम का कॉम्बिनेशन ही इसे के अंदर अप्लाई हुआ है। केंद्र से इस पर डाली गई जो रेखा होगी त्रिज्या होगी, जो स्पर्श रेखा पे लंब बनाएगी, 10.1 थ्योरम। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। इसी वजह से इसको नाम दे दो P। तो AP बराबर क्या होगा, BP होगा। यही बात मैंने नीचे एक्सप्लेन करी है कि C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O ही है। P भी जीवा है C2 की, बस C1 की स्पर्श रेखा है बिंदु A पर। इसी वजह से ये इस पर क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब अगला टॉपिक हमारा समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये भी हमारी क्लास 9 की थ्योरम है जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। अब इसका इस्तेमाल सर्कल में किस तरीके से होगा, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई वृत्त है, ये केंद्र है, ठीक है। अब केंद्र से जितनी भी हम रेखाएं ड्रॉ करेंगे सारी की सारी कौन होंगी, त्रिज्या होंगी। केंद्र से परिधि तक की ये भी क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और मैंने A को B से मिला दी, हमारी क्या बन जाएगी, जीवा। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था अगर दो भुजाएं समान है तो इनके बनने वाले जो सम्मुख कोण होंगे, OB के सामने कौन है, ये वाला कोण, OA के सामने कौन है, ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया। और बहुत सारे क्वेश्चनों में हमें इसका इस्तेमाल करना भी होगा। तो अगर हमारे पास ये गिवन हो कि OA और OB दो त्रिज्या हैं और AB जीवा हो उसके अंदर, तो OB के जो सामने कोण होगा ये वाला और OA के जो सामने कोण होगा ये वाला आपस में बराबर होंगे। मान लो इसे एंगल 1 दे दें और इसे एंगल 2 दे दें, तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल OAB और एंगल OBA आपस में क्या रहेंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अगला टॉपिक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज के सभी शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हों तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि हमारा सर्कल है, कोई चार बिंदु 1 2 3 4 कैसी भी हो, चार बिंदु हो, चारों को मिला दो, चारों बिंदु होने सर्कल पे ही चाहिए, तो इससे जो बनने वाली आकृति होगी उस आकृति को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त के ऊपर ही स्थित हों उसे हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, ये भी हमारे क्लास 9 का ही कॉन्सेप्ट है जो हमें इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हो जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। अब ये सारे बेसिक रूल हैं, अब हमने 9th में तो पढ़ लिए थे, लेकिन 10th तक आते आते ही हम सारे के सारे रूल भूल जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इनका इस्तेमाल होगा, भले ही एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चनों में ना हो, लेकिन एनसीईआरटी से हट के भी कुछ बुकें हैं, जैसे कि सपोर्ट मटेरियल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, सैम्पल पेपर हो गया, यू लाइक के सैम्पल पेपर हो गए, उनके अंदर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनके अंदर इन क्वेश्चनों का, इन रूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्लास 9 के, क्योंकि वो इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं ये रूल। अब चक्रीय चतुर्भुज की क्या कंडीशन है? अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री या समपूरक होता है। ये भी कक्षा 9 की प्रमेय 10.11 है। अगर हमें गिवन आ गया ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखो जो एंगल बी है और एंगल डी है, इन दोनों एंगल का जोड़ कितना रहेगा? 180। एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का जोड़ भी क्या रहेगा? 180। तो ये हमें इसकी कंडीशन याद होनी ज़रूरी है कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर? अब अगली आती है हमारी प्रमेय 10.8 जो कि कक्षा 9 की ही है। इस प्रमेय में क्या बताया जाता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। अब लाइन पढ़ने में बड़ी प्योर हिंदी लगती है, समझ में नहीं आती, इसको आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई वृत्त है इस तरीके का, ये हमारा केंद्र है और ये एक चाप हो गई। ठीक है, इसका नाम ए दे दिया, बी दे दिया। कहा गया है क्वेश्चन में एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो इस चाप पर ये कोण बना हुआ केंद्र पे। ठीक है, अब ये कोण जो है शेष भाग के किसी बिंदु पर, अब बाकी का जो बचा हुआ वो शेष भाग ये वाला है। आप इस पर कहीं पर भी कोण बना सकते हो, कहीं पर भी, आपकी मर्जी। मैंने मान लो यहाँ ले लिया सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट को इसी चाप के ऊपर ही बनाना है, किसी और के ऊपर नहीं बनाना है। तो जो केंद्र पे बनने वाला कोण होता है वो इस कोण का डबल होगा। अगर ये 30 है तो ये 60, अगर ये 40 है तो ये 80, अगर ये 50 है तो ये 100, यानी इसका हमेशा ये डबल एंगल होता है। एक ही चाप पर केंद्र पर अंतरित कोण रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले कोण का ऑलवेज डबल होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या? केंद्र पे बनने वाला कोण और अंतरित बाकी बचे हुए भाग बनने वाला कोण एक ही चाप कह सकते हो या एक ही जीवा पर बना हुआ कोण होना चाहिए। जैसे कि ये हमारी ए बी, चाहे आप इसको जीवा समझ लो या चाप समझ लो, ये वाली दोनों बने होने चाहिए एक के ऊपर एक ही। ठीक है, यानी कि ये भी ए और बी पे बना होना चाहिए और ये भी ए और बी पे ही बना होना चाहिए। क्लियर? आसान शब्दों में कहें तो जो बनने वाला केंद्र का कोण है वो एंगल 1 है, ये डबल होगा रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का। ठीक है, एंगल 1 इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के। ये हमारी थ्योरम है 10.8 जो का कक्षा 9 में हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगला टॉपिक आता हमारा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ? जो हमने पीछे पढ़ा थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता ही है। केंद्र ओ है, ये हमारी चाप है ए और बी, ये केंद्र ओ है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक चाप समझ लो आप इसे या जीवा समझ लो, इसी के ऊपर बनने वाला कोण, किसके ऊपर? इस वृत्तखंड में। वृत्तखंड में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, जैसे कि वृत्त है, जीवा इसको 2 भागों में बांटती है, बड़ा पार्ट छोटा पार्ट। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो हम बात करें दीर्घ वृत्तखंड की। तो ये जो बनने वाला कोण होता है, आप इसके अंदर जितने भी कोण बनाओ हमेशा आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। आपने ये वाला कोण बनाया, ठीक है, एंगल सी और एंगल डी बराबर होगा। कोई और कोण ही बना लिया, ए ले लिया, ये तीनों एंगल आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। बट कंडीशन ये है कि दोनों बने होने चाहिए किसके ऊपर? या तो ए बी चाप पे या ए बी जीवा पे। कोई एंगल ले लिया आपने, चाहिए वाला, ठीक है, इसे एफ ले लिया। तो ये जितने भी एंगल बनेंगे एक ही वृत्तखंड के अंदर और एक ही चाप या जीवा पर, वो आपस में क्या रहेंगे? बराबर ही रहेंगे। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है कि एंगल 1 और एंगल 2
दोनों एक ही चाप समझ लो या जीवा समझ लो, इसी पे बने हुए एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर रहेंगे। यानी कि देखो ये हमारा कोण है, वृत्तखंड है ये वाला, और इसके अंदर ये वाला कोण बना हुआ है, दूसरा ये वाला कोण बना हुआ है, आपस में बराबर होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा, एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या फिर ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है। अगर आपको ये दे दे कि एक वृत्त है जिसमें ए बी व्यास है और उसके अंदर एक हमने त्रिभुज बनाया है व्यास के ऊपर, तो जो बनने वाला त्रिभुज होगा हमेशा एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ए सी बी आया तो हमें क्वेश्चन में दे दे कि ए सी बी क्या है, एक अर्धवृत्त है, या ए बी एक व्यास है। अगर अर्धवृत्त में त्रिभुज बनेगा तो भी समकोण होगा, व्यास के ऊपर अगर बनेगा तो भी वो समकोण त्रिभुज ही होगा। अब व्यास जो होता है देखा जाए तो वो अर्धवृत्त की ही बात कर रहा है। कैसे, व्यास हमेशा एक वृत्त को समान दो हिस्सों में बांटता है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और दोनों समान हिस्से क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त ही कहलाते हैं। ये मैंने आपको व्यास की डेफिनेशन में ही बताया था। तो अर्धवृत्त में बनेगा जो त्रिभुज होगा वो केवल हमेशा समकोण ही होगा। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही बनेगा, ये हो गया मान लो ए ओ बी व्यास हो गया, आपने ऐसा त्रिभुज बनाया तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा। आपने ये त्रिभुज बनाया ये भी समकोण होगा, आपने ये त्रिभुज बनाया ये भी क्या होगा, समकोण ही होगा। कितने भी और कैसे भी त्रिभुज बना लो, चाहे यहाँ बना लो, ये भी समकोण ही बनेगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त में बनने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे वो सदैव समकोण ही होंगे। ए सी भी 90 डिग्री का होगा। अब अगला टॉपिक आता हमारा एकांतर खंड परमय। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं वृत्त के एकांतर खंड के कोण। इस थ्योरम का भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में इस्तेमाल होता है, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। क्लियर, देखो यदि एक जीवा वृत्त की एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई हो तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण वृत्तखंड द्वारा इस जीवा के साथ बनाए गए संगत एकांतर कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन डायग्रामेटिकली समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारी होगी स्पर्श रेखा, ये हमारा हो गया केंद्र। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि एक जीवा वृत्त के एक स्पर्श रेखा के एक स्पर्श बिंदु से खींची गई हो, ये स्पर्श बिंदु है, और यहाँ से मैंने एक जीवा इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इसका नाम ले लिया मैंने ए सी, और इसका नाम ले लिया मैंने पी और क्यू। ठीक है, ध्यान से देखना, यदि एक जीवा वृत्त की एक स्पर्श रेखा के एक स्पर्श बिंदु से खींची गई हो, ये स्पर्श रेखा, इसके स्पर्श बिंदु से मैंने एक जीवा बना दी, तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ, ये स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, यानी ये जीवा और ये स्पर्श रेखा, इसके द्वारा बनाए गए कोण यानी कि ये वाला कोण, वृत्तखंड द्वारा, अब जीवा क्या करती है, वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, पहला वृत्तखंड तो छोटे वाला, दूसरा बड़े वाला, इस जीवा के साथ बनाए गए संगत एकांतर कोण के बराबर होती है। यानी वृत्तखंड होगा ना, इस वृत्तखंड के अंदर बनने वाले कोण के बराबर होगी। अगर मैं इसके अंदर कोण बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये कोण इस वृत्त में खंड में बने कोण के बराबर होगा। इसे भी ले लिया, इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 ले लिया, यानी एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 2 के। ठीक है, ये होती है हमारी एकांतर खंड परमेय। फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जीवा के साथ स्पर्श बिंदु के अंदर पर एक जीवा बनाई गई है, वो जीवा और स्पर्श रेखा में बनने वाला जो कोण होता है बचे हुए वृत्तखंड के अंदर बनने वाले कोण के बराबर होती है। ये होती है हमारी एकांतर खंड परमेय। हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा,
कि पी क्यू बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। जीवा बी सी व ए सी स्पर्श बिंदु सी पर मिलती है, बी सी और ए सी दोनों जीवा सी पर मिलती है, तो एंगल 1 = 2 क्यों हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये वाली जीवा की बात की जाए तो ये वाला कौन बनेगा, एंगल 3। अब इस जीवा के अपोजिट में जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल इसके बराबर होगा, 3 = 4 क्यों हो जाएगा। इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा और समझते हैं हम। देखो ये हमारी कौन होगी, स्पर्श रेखा, ये होगी जीवा, दोनों एक ही बिंदु से खींची गई है। तो बचे हुए भाग में बनने वाला कोण, बचा हुआ भाग ये वाला वृत्तखंड है, इसमें बनने वाला कोण ये वाला होगा। तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मैंने एंगल नंबर 3 ले लिया। इसी तरीके से ये हमारे पास ये बिंदु है, यहाँ से भी मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, ये लो जी, ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी। अब ये वाला जो कोण होगा एंगल 1, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल 1 है इस जीवा और इस स्पर्श रेखा पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस जीवा के अपोजिट में कौन सा आ रहा है, एंगल आ रहा है 3, तो ये एंगल 3 एंगल 1 के भी बराबर होगा। एंगल जो 3 है वो एंगल 1 के भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 = 3 के होगा, एंगल 2 = भी 3 के ही होगा। किसके द्वारा, एकांतर वृत्तखंड प्रमेय के द्वारा। क्लियर, इस तरीके से इस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है। अगली आती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में क्या बताया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बाह्य बिंदु से, जैसे मान लो हमने एक स्पर्श रेखा बना दी जो बी पे जा रही है, और ओ बी हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे क्या बनाती है, लंब बनाती है। ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ये हमारा कौन हो गया, लंब, और ये हो गया हमारा आधार। जब हमें एक त्रिभुज के अंदर समकोण मिल जाता है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जिसमें बताया ये जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कौन है, ओ ए, आधार कौन है, ए बी, लंब कौन है, ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल की जाती है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में सभी टॉपिकों को नोट कर लें और इनको लर्न करें, ताकि जब चैप्टर हम करें तो हमें सारे बेसिक रूलों के बारे में पता हो। तो मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।